हेलो दोस्तों, इमेजिन कीजिए अंधेरी रात, एक छोटा सा गांव, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और एक बच्चा खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में एक सवाल, क्यों इंसान इंसान से अलग है? क्यों दुनिया में इतना दर्द है और क्यों ये दिल सुकून ढूंढता है जो कहीं नहीं मिलता? दोस्तों, यही बच्चा था खलील जिब्रान, एक बच्चा जिससे बाद में दुनिया द प्रॉफिट और द मैडमैन जैसे अमर ग्रंथों का लेखक कही। लेकिन वो बस एक साधारण गांव का लड़का, गरीब, मजदूरी और संघर्ष में। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया की आत्मा को अपनी कलम से छू लेगा। और शायद यही उसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा सिखा। सबसे गहरे शख्स ही सबसे गहरी रोशनी लाते हैं। सोचिए, एक सच जिसे बोलना सबके लिए खतरनाक, पर एक शख्स ने फिर भी कहा। उसने कहा कि हम सब चेहरे पहन कर घूमते, ये चेहरे हमें बताते भी हैं और कैद भी कर। पर असली सवाल है, क्या आप अपना नकाब उतार लेंगे? ये वही प्रश्न है जो एक छोटे से गांव के बच्चे ने अपने दिल में रखा, और वही प्रश्न उसकी कलम से दुनिया तक। उसने प्रेम को आजादी बनी, दुख को शिक्षक और ईश्वर को भीतर किया। ये कहानी किसी महानता का बयान नहीं, ये एक बुलंद आवाज है जो कहती है सच्चाई झूठ से खूब और आजादी नकाब। अब सुनिए उस आवाज को जिसने पागलपन को सत्य का नाम दिया और हमें खुद से मिलने का रास्ता। अध्याय 1, एक पागलपन की जन्म कथा। सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो पहाड़ी गांव, लेबनान की ऊंची नीची सकरी गलियां और मिट्टी की महक से भरा माहौल। घर में भूख है, पिता पर शराब और कर्ज का, और माँ का चेहरा दर्द और हिम्मत का। रात का समय, एक बच्चा खिड़की से आसमान देख रहा है। चांदनी की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और उस मासूम दिल में सवाल, क्यों इंसान दूसरों को दबाता? क्यों मासूमियत पर सजा मिलती है? क्या सचमुच ये दुनिया ऐसी ही, या कोई और सच भी है जो छुपा है? दोस्तों, यही बच्चा था खलील जिब्रान, वो बच्चा जिसे समाज ने गरीब, जिसे हालात ने मजबूर किया और जिसे दुनिया ने एक दिन पागल कहा। उसी पागलपन ने दुनिया को सबसे खूबसूरत सच दिया। आप अपनी आंख बंद करके इमेजिन कीजिए, एक टूटा फूटा घर, दीवारों पर दरारें, कोनों में अंधेरा और बाहरी ठंडी हवा का। यही था जिब्रान का बचपन, जहां उसकी पहली पहचान गरीबी। लेकिन उसी अंधेरे में सितारे गिनना सीख। क्या मैं भी उस एक व्यक्ति की तरह बस एक नाम रह जाऊंगा, या मेरी तकदीर कुछ और लिखी गई है? ये सवाल उसके मन में उठा। 1883 में लेबनान के छोटे से गांव बशर्री में जिब्रान का जन्म हुआ। पिता एक टैक्स कलेक्टर, लेकिन नशे और जुए में डूबा हुआ। नतीजा, कर्ज, गरीबी और जेल। कमीला, उनकी माँ, एक साहसी औरत जिसने अकेले ही बच्चे को संभाला। हालत इतने कठिन थे कि उसने एक बड़ा फैसला लिया, सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना। सोचिए, उस समय एक औरत बच्चे को लेकर समुद्र पार, सिर्फ उम्मीद के सहारे। दोस्तों, अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते तो क्या आप टूट जाते या नए सफर की? यही था पहला टर्निंग पॉइंट जिसने जिब्रान की सोच को सीमाओं से बाहर निकाला। लेकिन नई दुनिया में कदम रखना भी आसान नहीं था। अमेरिका की नई भाषा, अलग संस्कृति। क्या ये बच्चा यहाँ खो जाएगा, या यहीं से उसकी कहानी असल रूप ले? आगे जो होगा वो इस पागलपन की असली शुरुआत होगी। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न, कभी कभी वही मुश्किलें हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ से असली शुरू होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अमेरिका की गलियों में एक गरीब बच्चा कला और लेखन की दुनिया में पहला कदम रखता है, और कैसे उसके भीतर छुपा कलाकार जागता। अध्याय 2, बोस्टन की गलियों से पेरिस की रोशनी तक। इमेजिन की समुद्र की विशाल लहरें, जहाज पर खड़े एक छोटे से लड़के की आंखों में डर और उम्मीद का समय। उसकी माँ का चेहरा चिंता से भरा, और छोटे भाई बहन उसके पास गंतव्य है, अमेरिका का। लेकिन दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसने अपनी जमीन
अपना गांव, अपना वतन पीछे छोड़। क्या सच में उन्हें नए देश में नया जीवन मिलेगा, या ये सफर उनके लिए और भी कठिन? यही था खलील जिब्रान के जीवन का दूसरा बड़ा। अब सोचिए, बोस्टन की गलियां, ठंडी हवाओं में भीड़ भाड़, अंग्रेजी में चिल्लाते लोग, और एक ऐसा बच्चा जो न भाषा समझ न समझ, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे से छूट नए जंगल में खो गई हो। उनके मन में विचार, क्या मैं यहाँ जगह बना पाऊंगा, या हमेशा अजनबी ही रह जाऊंगा? 1995, बोस्टन की सर्द हवा, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अलग अलग भाषाओं की आवाजें, और उस भीड़ में एक छोटा सा लड़का खलील जिब्रान, जो अपनी माँ और भाई बहनों के नए देश की नई उम्मीदों के साथ। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास कि ये नई दुनिया उतनी आसान नहीं है। अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनकी हालत में तुरंत सुधार नहीं आया। परिवार को छोटे मोटे काम करने पड़े, माँ सिलाई, बच्चे यहाँ वहाँ मदद कर। भविष्य अब भी धुंधला था। स्कूल और भाषा की दीवार भी सामने खड़ी। जिब्रान को जब स्कूल भेजा गया तो अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। वो अपने साथियों की बातें समझ नहीं और अक्सर मजाक का पात्र बन। धीरे धीरे वह क्लासरूम में चुप रहने लगा और भीड़ से दूर रहने लगा। दोस्तों सोच, एक बच्चा जिसे न भाषा आती न संस्कृति समझ में आती, कैसा अकेलापन महसूस। अकेलापन और भीतर की दुनिया जिब्रान को तोड़ नहीं पाया, बल्कि उसने उसके भीतर की दुनिया को और गहरा बना। वो किताबों, कहानियों और अपनी कल्पनाओं में खोने। उसका अकेलापन उसकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा साथ। इसी दौरान एक शिक्षक ने उसकी कॉपी पर बने छोटे छोटे ड्राइंग्स किए। उन्होंने गौर से देखा और कहा, ये बच्चा शब्दों में नहीं लेकिन चित्रों में बोल। यही पहला मौका था जब किसी ने जिब्रान के हिडन टैलेंट को पहचाना। शिक्षक ने उसे इंकरेज किया और कहा कि वह अपनी ड्राइंग स्किल्स को और निखारे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जब दुनिया आपको न समझे तब कला, किताबें या लिखना हमें अपनी आवाज देती? यही हुआ जिब्रान के साथ। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि बोस्टन की गलियों में भटकता ये लड़का आगे चलकर पेरिस की कला अकादमी तक कैसे पहुंचा? क्या उसकी किस्मत बदलने वाली? बोस्टन में जिब्रान का बचपन संघर्षों से, भाषा की दीवार, गरीबी और स्कूल में अलगाव, सबने उसे अकेला बना दिया। लेकिन इसी अकेलेपन ने उसकी कल्पना शक्ति को जन्म दी। जिब्रान अक्सर कागज पर अपने गांव की यादें, पहाड़ों की तस्वीरें और लोगों के चेहरे उतारा करता। एक दिन उसकी ड्राइंग एक फोटोग्राफर फ्रेड हॉलैंडे तक पहुंची। डे सिर्फ फोटोग्राफर ही नहीं थे, बल्कि एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट और मेंटर भी थे। उन्होंने पहली बार जिब्रान के स्केच को देखकर कहा, इस बच्चे की रेखाओं में आत्मा। यही था वो क्षण जब किसी आउटसाइडर ने जिब्रान के भीतर के कलाकार। डे ने जिब्रान को केवल कला की टेक्निक ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर से भी प्रेरित कराया। उन्होंने उसे किताबें पढ़ने की, खासकर फ्रेंच और इंग्लिश लिटरेचर। जिब्रान पहली बार विक्टर ह्यूगो और विलियम ब्लेक जैसे लेखकों से प्रभावित हुआ। दोस्तों सोचिए, अगर आपके हुनर को कोई पहचान ही न दे तो वो धीरे धीरे खो भी सकते, लेकिन जब कोई सही व्यक्ति आपकी देख ले तो वो चिंगारी आग बन जाए। कामिला, जिब्रान की माँ, खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने बेटे की आंखों में कला की। उसने सोचा, अगर ये बच्चा सिर्फ बोस्टन की गलियों में रह गया तो इसकी प्रतिभा यहीं दब जाएगी। इसलिए उसने कठिन हालात में भी हिम्मत जुटाई और फैसला लिया। बेटे को फॉर्मल ट्रेनिंग दिलाई गई। इसी तरह जिब्रान की राह खुली। जिब्रान की स्केच और मेरी हास्केल जैसे सपोर्ट्स की मदद से आखिरकार उसके लिए रास्ता। 1898 में उसने पेरिस का सफर शुरू, जहां वो अकादमी जूलियन और बाद में इकोले डेस बिक्स आर्ट में पहुंचा। वहीं उसने पेंटिंग, स्केचिंग और आर्ट फॉर्मल पढ़ाई। पेरिस ने उसे सिर्फ पेंटिंग नहीं सिखाई, यहाँ उसने यूरोप की साहित्य हलचल, कैफेज में लेखकों की चर्चाएं, और धीरे धीरे उसकी आत्मा ने महसूस, शब्द भी तो चित्र ही है जो दिल की कैनवस पर उतरते हैं।
यहीं से उसके भीतर का कवि और दार्शनिक जन्म ले रहे हैं। जब हालात दरवाजे बंद कर देते हैं, कला एक खिड़की। असली ताकत ये नहीं कि हालात आसान हो, बल्कि ये है कि कठिनाइयों को सीढ़ी बना। आज भी हम देखते हैं कितने बच्चे प्रवासी परिवारों से नई जगह, नई भाषा और अलग माहौल में खुद को खो देते, लेकिन कुछ वही मुश्किलें उन्हें हीरो बना देती। जिब्रान की कहानी इस सच का सबसे, यहाँ से मुझे ये सीख मिली कि अगर आपके भीतर कोई हुनर है तो हालात चाहे सही इंसान से मुलाकात और सही समय पर लिया गया फिर आपकी पूरी जिंदगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे पेरिस की गलियों और कला की रोशनी जिब्रान के भीतर के कवि और दार्शनिक, और कैसे उसने अपनी पहली लिखावटों से दुनिया को अध्याय पेरिस की रोशनी से साहित्यिक। इमेजिन कीजिए पेरिस की गलियां जहां हर कोना कला और रचनात्मकता की सांस ले, कैफे की कलाकारों की चर्चाएं और चित्रकारों की तुलिका से जन्म लेते, और उन रोशनियों के बीच खड़ा है लेबनानी युवा खलील। उसकी आंखों में भूख नहीं बल्कि आग है। क्या मैं भी अपनी कला से इस रोशनी का हिस्सा? लेकिन दोस्त, यही वो शहर था जहां उसकी कला ने पंख पाए और उसकी कलम ने जन्म लिया। सोचिए, एक विशाल चारों तरफ कैनवास, रंगों की खुशबू और बीच में जिब्रान हाथ में ब्रश लिए खड़ा। हर स्ट्रोक में वो अपने गांव की यादें, बोस्टन का दर्द और भविष्य का सपना। क्या मेरी तुलिका मेरी आत्मा की भाषा बन पाएगी? ये विचार 1898 पेरिस का ग्रे सेंट लेज़ारे स्ट्रीट, धुआं उगलती भीड़ भाड़ और बीच में खड़ा एक दुबला पतला लंबा सा, हाथ में छोटा सा, आंखों में हैरानी और डर का मिला जुला। ये था खलील जिब्रान, जो पहली बार अपने सपनों की धरती पर कदम रख रहा। क्या यह शहर मुझे स्वीकार करे या मैं इस चमकदार रोशनियों में खो जाऊंगा? जिब्रान का संघर्ष का दौर अभी शुरू हुआ। पेरिस में दाखिला लेना आसान नहीं था, लेकिन जिब्रान की स्केच ने वहां के शिक्षकों को, पहले उसने एकेडमिक जर्नल में पढ़ाई शुरू, फिर इकोलो डेस बिक्स आर्ट पहुंचा, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े आर्ट सेंटर में गिनी जाती। वहीं से उसने क्लासिकल, ऑयल पेंटिंग और एनाटॉमी की फॉर्मल ट्रेनिंग ली। भाषा और संस्कृति का संघर्ष भी जिब्रान के लिए मुश्किल। पेरिस की गलियां फ्रेंच शब्दों से गूंज रही थी, जो अभी तक अंग्रेजी पूरी तरह नहीं सीख। अब नई भाषा फ्रेंच के सामने खड़ा था। क्लास में जब शिक्षक बोलते तो कई शब्द उसके सिर, कभी कभी छात्र, एक इमिग्रेंट लड़का एक्सेंट में अटकता हुआ। क्या आपने कभी खुद को ऐसी जगह पाया जहां आप समझते सब है पर बोल नहीं? यही जिब्रान का शुरू। कला में पूर्व और पश्चिम। पेरिस की कला पश्चिमी तकनीक पर आधारित थी, रियलिज्म, एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव। लेकिन जिब्रान के भीतर बचपन से पूर्वी स्पिरिचुअलिटी, लेबनान की पहाड़ियाँ, गाँव की कहानियाँ और अरबी संस्कृति। जब वो पेंटिंग करता तो उसके कैनवास पर ये दोनों दुनिया टकराती और मिलती। यही फ्यूजन उसकी पेंटिंग्स को अनोखा बना। कला जब सबसे खूबसूरत होती तब सरहदों को मिटाकर आत्माओं को जोड़ देती। शुरुआती रिएक्शन और भाषाओं की दिक्कतों के जिब्रान की कला ने धीरे धीरे एक एग्जीबिशन में उसकी पेंटिंग को देखकर एक क्रिटिक्स ने, इस युवा कलाकार के रंग सिर्फ आंखों से, दिल से बात। ये था पहला सच कि पेरिस ने उसे अपनाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा जब दो संस्कृतियां मिलती तो क्या पैदा? यही संगम जिब्रान की कला और बाद में उसकी लिखावट दिखाई देने। लेकिन सिर्फ पेंटिंग ही क्यों? जिब्रान को क्यों लगा कि उसकी आत्मा सिर्फ रंगों से नहीं, शब्दों से भी बोलना चाहती? क्या पेरिस ने उसे लेखक बनने की प्रेरणा दी? पेरिस में रहते हुए जिब्रान ने यूरोप की साहित्यिक हलचल देखी। वो वहाँ के मशहूर विचारकों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसकी कलम भी, उसने छोटे छोटे अरेबिक एसेस और पैराबल लिखने शुरू। उसकी पेंटिंग्स पेरिस में प्रदर्शित हुई और बोस्टन लौटने पर कला प्रेमियों ने कभी कभी कला शब्दों में उतर जाते। और शब्द जब हुनर कहीं दिशाओं में, तब सच्चा कलाकार दीवारें नहीं पुल बनाता। आज भी कितने लोग विदेश जाकर आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस,
लेकिन जिब्रान ने इस क्रॉस कल्चर अनुभव को बोझ नहीं बल्कि शक्ति बना। जैसे कोई प्रवासी युवा आज अमेरिका या यूरोप जाकर अपनी जड़ों से कला और नए अनुभवों का। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती कि विदेश की धरती पर भी अपनी पहचान खोना नहीं है बल्कि उसे नया रूप देना ही असली। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बोस्टन वापसी के बाद जिब्रान ने अपनी पहली किताबें और कैसे द मैडमैन की नींव रखी गई। अध्याय 4, बोस्टन वापसी और पहली किताब। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा एग्जीबिशन हॉल, चारों तरफ पेंटिंग्स रखी हुई है। भीड़ में लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, उनकी नजरें बार बार एक चित्र पर टिक जाती है, एक ऐसे चेहरे पर जिसकी आंखों में दर्द भी है और आशा भी। और पीछे खड़ा है एक युवा कलाकार खलील जिब्रान। उसके मन में सवाल है, क्या मेरी कला मुझे पहचान दिलाएगी या मैं भीड़ में खो जाऊं। दोस्तों, यही बोस्टन लौटे जिब्रान का शुरुआती पेरिस से सीखी कला उसके हाथ में नहीं, वो उसके दिल और दिमाग में बस चुकी, लेकिन जीवन उसे अब शब्दों की ओर खींच रहा था। बोस्टन की गलियां, ठंडी हवा, चर्च की घंटियों की आवाज और इमिग्रेंट परिवारों की उसी भीड़ में चल रहा था जिब्रान। उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और दिल में एक कलाकार। उसके मन में, क्या ये शहर मेरी आत्मा की आवाज सुन। बोस्टन में जिब्रान का संघर्ष 1900। एक छोटा सा आर्ट हो, दीवारों पर जिब्रान की पेंटिंग्स रखी। लोग एक एक कर चित्रों को देख रहे हैं। कुछ पेंटिंग्स में लेबनान की पहाड़ियां झलक रही, कहीं माँ बेटे का गहरा रिश्ता, कहीं समाज की जटिल। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे इन रंगों में कुछ जैसे चित्र हमें भीतर तक। यही तो जिब्रान की एग्जीबिशन, छोटी लेकिन असर गहरी। जिब्रान की पेंटिंग साधारण नहीं, जहां बाकी कलाकार रंगों और आकृतियों में बंधे रहते। जिब्रान की तुलिका आत्मा की। लोग कहते इनकी कला हमें चर्च की प्रार्थना जैसी गहराई दे। पर यहाँ कोई धर्म नहीं, सिर्फ इंसानी। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग देखी जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखी? लोग उसकी पेंटिंग से प्रभावित तो हुए, लेकिन जिब्रान खुद महसूस करता था, मेरे रंग सच को छू, पर शब्द उसे और दूर तक ले जा सकते। उसके भीतर कवि और दार्शनिक जन्म ले रहे। पेंटिंग उसकी पहली आवाज, लेकिन लेखन उसकी असली पुकार बनने वाला। इसी के साथ जिब्रान के जीवन में मेरी हश्किल का प्रवेश। यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसी एग्जीबिशन में एक महिला की नजर उसकी पेंटिंग, वो बोस्टन की एक रेस्पेक्टेड स्कूल प्रिंसिपल, नाम था मेरी हस्कर। उन्होंने जिब्रान को गौर से देखा और कहा, तुम्हारी कला सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। यही वाक्य जिब्रान की जिंदगी बदल गया। मेरी न सिर्फ उसकी कला की प्रशंसा बल्कि उसकी क्षमता को। उन्होंने उसे इंग्लिश सुधारने में उसकी राइटिंग्स को एडिट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दी और सबसे बढ़कर उसकी आत्मा को। उनका रिश्ता कन्वेंशनल प्रेम नहीं था, लेकिन आत्माओं का जुड़ाव था। कुछ रिश्ते खून से नहीं, आत्मा से जन्मे। जिब्रान अक्सर सोचता, अगर मेरी न होती तो क्या मैं अपनी आवाज इतनी दूर तक पहुंचा पाता। मेरी सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं बनी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी मित्र और मार्गदर्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान पाया है जो आपको आपके हुनर से भी ज्यादा पहचान ले? मेरी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती या प्रेम का बंधन नहीं था, बल्कि आत्माओं का। जिब्रान का मानना था कि सच्चा रिश्ता वो जो हमें कैद नहीं बल्कि आजाद। यही सोच बाद में उसकी किताब द प्रॉफिट में गहराई से मेरी की मदद से जिब्रान ने लिखना शुरू। 1905 में उसकी पहली अरेबिक किताब निम्फ्स ऑफ द वैली बेरूत में प्रकाशित। इसके बाद और भी अरेबिक वर्क्स आए, स्पिरिट्स रिबेलियस और ब्रोकन विंग्स। इन राइटिंग्स ने समाज की पाखंड, धार्मिक कट्टरता और प्रेम की स्वतंत्रता पर गहरी। कभी कभी शब्द एक तलवार होते, वे परंपराओं को काटते हैं और नई रोशनी। आज भी हम देखते हैं कोई कलाकार तब तक पहचान नहीं
जब तक उसे एक सही मेंटर न मिल जाए। जिब्रान की मेरी वही मेंटर बनी। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिली, कभी कभी हमारी जिंदगी एक इंसान ही काफी हो जो हमें हमारी असली राह दिखा, और यही इंसान हमारे सपनों का निर्माता बन जाता है। वो कहते, पेंटिंग ने मेरी पहचान बनी, लेकिन शब्दों ने मेरी आत्मा को अमर कर दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर के अंधेरे के बीच जिब्रान ने द मैडमैन लिखी, और कैसे ये किताब उसकी आत्मा की सबसे गहरी झलक बन गई। अध्याय 5, द मैडमैन और द प्रॉफिट। इमेजिन कीजिए, साल 1914, यूरोप का आकाश युद्ध की आग से जल रहा था। हर तरफ मौत, भय और विनाश। और इसी समय बोस्टन के अपने छोटे से कमरे में बैठा जिब्रान सोच रहा था, क्या इंसान ने सच में प्रगति की, या हम सब अब भी वही हैं जो खून से अपनी लालच। यही वो दौर था जब जिब्रान की कलम ने उसकी आत्मा का सबसे गहरा सच लिखा, और इसी से जन्म हुआ द मैडमैन। सोचिए, एक छोटा कमरा, चारों तरफ कागज, बीच में जिब्रान, आंखों में बेचैन। बाहर दुनिया में युद्ध की गोलियां चल रही, और अंदर उसकी कलम आत्मा की लड़ाई लड़ रही। यूरोप की गलियां तोपों की आवाजों से गूंज रही थी। सड़कों पर घायल सैनिक, अस्पतालों में चीख और अखबारों की मौत। इसी समय बोस्टन में अपने छोटे कमरे में जिब्रान बैठा था। सामने शेर और कागज, और बाहर की दुनिया खून से। उसके जहन में विचार, क्या यही सभ्यता है? क्या इंसानियत सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? अगर भगवान है तो ये सब क्यों होने दे रहा है? युद्ध ने जिब्रान को अंदर तक हिला दिया। उसने देखा कि चर्च और धार्मिक नेता युद्ध का समर्थन कर रहे थे। राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इंसानियत को बलि चढ़ा रहे थे। ये उसके लिए सबसे बड़ा धक्का। ये उसकी नजर में धर्म और राजनीति की विफलता थी। अगर धर्म और राजनीति दोनों इंसान को बचा नहीं पा रहे, तो असली ईश्वर इसी पीड़ा से जन्मी द मैडमैन। इसी गहरी पीड़ा और सवालों से निकली उसकी पहली इंग्लिश किताब द मैडमैन 1900। ये कोई लंबा उपन्यास नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्पिरिट्स, रिबेलियस और ब्रोकन विंग्स, ये उन्हीं का संग्रह। पेसेज में ओशन की गहराई थी। हर कहानी एक आईना जो समाज की पाखंड, इंसान की नकली पहचान और जीवन की सच्चाई को इमेजिन की। एक आदमी सड़क पर नकाब पहनकर, फिर एक दिन उसका नकाब भीड़ उसे पागल कर दी, लेकिन उसी पल वो आजाद महसूस कर। यही था मैडमैन का सेंट्रल थॉट। जिब्रान ने द मैडमैन अपनी शुरुआती कहानी में लिखा कि उसके पास कई नकाब थे जिन्हें पहनकर वो समाज में जीता था। एक दिन सारे नकाब चोरी हो गए। लोग उसे देखकर पागल कहने लगे, लेकिन उसी पल उसे अपनी असली आजादी मिली। मतलब साफ है, समाज के बनाए नकली चेहरे हटने पर ही असली आत्मा सामने आती। इस छोटी सी किताब ने लोगों को बहुत प्रभावित, न इसमें कोई पावरफुल, नहीं कोई स्ट्रक्चर, लेकिन धीरे धीरे पाठकों ने पाया कि ये किताब दर्पण है। हर पाठक ने इसमें अपना ही चेहरा देखा, अपने ही सवाल पाए। ये उसकी पहली इंग्लिश बुक, इसने उसे वेस्टर्न लिटरेरी में पहचाना। लोग उनकी लेखने के अंदाज से हैरान, सिंपल वर्ड्स लेकिन आत्मा तक छू जाने वाला। ये किताब जिब्रान के लिए सिर्फ एक रचना नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का पब्लिक कन्फेक्शन। उनकी मशहूर लाइन थी, लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन यही पागलपन मेरी आजादी था। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है जो आपके दिल में दबे सवालों को जोर से? सबसे रोचक बात यह है कि जब द मैडमैन छप रही थी तो आलोचक कह रहे थे ये बहुत छोटी है, इसमें कहानी कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे पाठकों ने पाया ये किताब दर्पण है। हर पाठक ने उसमें अपना सच देखा। जिब्रान ने दिखाया कि हम सब नकली चेहरे पहन के जीत, लेकिन जब नकाब उतरते हैं तभी सच्ची आजादी मिलती। पागलपन असल में सच्चाई देखने का साहस है। आज के समय में भी सोशल मीडिया पर लोग नकली चेहरे लगा
फिल्टर से बने दिखावटी जिंदगी, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब इंसान खुद को स्वीकार करे। जिब्रान की द मैडमैन इस मॉडर्न दौर में भी उतनी ही सच्ची लगती और प्रासंगिक लगती। द मैडमैन के बाद जिब्रान ने कई इंग्लिश वर्क्स लिखे, लेकिन 1923 में द प्रॉफिट आया, पोएटिक ऐसे का संग्रह। इसमें जीवन, प्रेम, विवाह, स्वतंत्रता, दुख और मृत्यु तक हर विषय। शुरुआत में क्रिटिक्स ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया की अधिक बिकने वाली स्पिरिचुअल किताबों में उनका फेमस कोट था, जब शब्द तब अमर होते हैं जब वे दिल को छूने लगते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है, कभी कभी सबसे कठिन दौर ही हमें हमारी गहरी रच, अंधेरे में लिखी पंक्तियां ही रोशनी की राह बनाती। लोगों ने कहा मैं पागल हूँ, लेकिन वही पागलपन मेरी आजादी था और वही मेरी अमरता बनी। अगले अध्याय में हम जानेंगे जिब्रान का व्यक्तिगत जीवन, मेरी हेस्केल से गहरा रिश्ता, उसके प्रेम और संघर्ष, और कैसे बीमारी ने उसके अंतिम सालों को आकार दिया। अध्याय 6, संघर्ष, प्रेम और रिश्ता। रात का सन्नाटा, एक छोटे कमरे की मेज पर आधे लिखे हुए कागज बिखरे पड़े। बत्ती की रोशनी में बैठ जिब्रान खिड़की से बाहर देख, उसके अंदर से आवाज आती, लोग मुझे कवि कहते हैं, लेकिन क्या कोई मेरे भीतर का दर्द देख पाता है? दोस्तों, यही है उस इंसान की कहानी जिसने दुनिया को सबसे खूबसूरत शब्द दी, लेकिन अपने दिल में हमेशा खाली पर संघर्ष महसूस। सोचिए, भीड़ से भरे हॉल में लोग द प्रॉफिट की पंक्तियों की तारीफ, लेकिन उसी हॉल के कोने में खड़ा जिब्रान भीतर से टूटा महसूस, जैसे कोई उजाला बाहर फैल रहा हो पर अंदर गहरा अंधेरा है। 1920 का समय था। द प्रॉफिट ने धीरे धीरे जिब्रान को दुनिया भर में पहचान दिया। लोग उसकी किताबों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मानने लगे, लेकिन जब वो भीड़ से भरे हॉल से अपने कमरे में लौटता तो अंदर एक गहरी खालीपन उसकी आंखों में झलकता। बोस्टन में एग्जीबिशन हॉल के दौरान मेरी हेस्केल से हुई मुलाकात सिर्फ कला का टर्निंग पॉइंट नहीं थी, बल्कि पर्सनल लाइफ का भी। मेरी ने जिब्रान की कला और शब्द पर सबसे पहले विश्वास। उन्होंने उसके लेखन को एडिट, उसकी फाइनेंशियल मदद और उसे भी बढ़कर उसे अनकंडीशनल, लेकिन उसका रिश्ता कन्वेंशनल प्रेम या शादी में कभी नहीं बदला। मेरी चाहती थी कि जिब्रान सेटल हो जाए, पर जिब्रान का मानना, अगर मैं बंधन में बंध जाऊंगा तो मेरी रचनात्मकता मर जाएगी। मेरी ने त्याग करते हुए उससे कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, उन्हें उस पर शादी का दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहयोगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा जो शादी या नाम से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से परिभाषित? उसका दिल कंपेनियनशिप चाहता था, लेकिन दिमाग उसे आजादी के लिए लड़ने को कहता। यही अंदर की लड़ाई उसके लेटर्स और राइटिंग्स में झलकता है। कभी वो मेरे को गहराई से चाहने की बात करता है, तो कभी उनसे दूरी बनाने की। ये अजीबोगरीब लड़ाई उसके जीवन स्थायी हिस्सा बन गई। सफलता, नेम, फेम के कारण जिब्रान को शराब की लत हो गई। शराब उसकी साथी बन गई। उसे लीवर की बीमारी हो गई, जो उसे धीरे धीरे सिरदर्द, थकान और कमजोरी उसे राइटिंग टेबल से उठने नहीं दी। फिर भी उसने अपनी कलम नहीं छोड़ी। वो जानता था कि उसका शरीर हार रहा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीतना। मेरे घाव ही मेरी कलम बनी और मेरी पीड़ा ही मेरी ताकत। दुनिया उसके शब्दों पर मोहित थी। लोग उसे द प्रॉफिट ऑफ न्यूयॉर्क कहते थे। जिब्रान ने द प्रॉफिट में प्रेम के बारे में बताया। प्रेम केवल खुशी नहीं देता, बल्कि आपको तोड़कर गढ़ता भी है। सच्चा प्रेम आपको आजाद कर, कैद नहीं। प्रेम जंजीर नहीं है, पंख है। उन्होंने उसमें विवाह का खूबसूरत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता ओनरशिप का नहीं, समझदारी का। उन्हें साथ रहना, लेकिन एक दूसरे की आजादी बनाए रखते। जैसे मंदिर के
दो खंभे जो एक छत को सहारा देते हैं लेकिन चिपकते नहीं। उन्होंने बच्चों की वैचारिक स्वतंत्रता के बारे में भी खूबसूरती से उन्होंने लिखा। बच्चे माता पिता के हैं लेकिन उनके थॉट, उनकी क्रिएटिविटी वे खुद तय करेंगे। वे अपने रास्ते खुद चुनते हैं। आप उनके शरीर को घर दे सकते, आत्मा। उन्होंने काम को पूजा की तरह, अगर आप दिल से काम करें तो वो केवल जीविका नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाती। उन्होंने स्वतंत्रता पे कहा कि असली आजादी दूसरों से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और डर से मुक्ति, लालच और बंधनों से मुक्त होकर ही आप सच्चे मायनों में स्वतंत्र होते। उन्होंने खुशी और दुख के बारे में कहा कि खुशी और दुख अलग नहीं है। जितना गहरा दुख होगा उतनी ही गहरी खुशी का अनुभव भी होगा। प्याला जितना खोदा जाएगा उतना ही अधिक उसमें रस भरे। उनका मानना था सच्चा धर्म बाहर के मंदिरों और चर्चों में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों और आत्मा। ईश्वर आपके भीतर है। उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं माना बल्कि जीवन का दूसरा पहलू माना। ये तो आत्मा का अपने घर लौटना। मृत्यु वो नींद है जिसमें जीवन के सपने पूरे होते हैं। द प्रॉफिट में इतने खूबसूरत विचार देने के बाद भी उसकी रातें अक्सर अकेलेपन और शराब और बीमारी से लड़ते हुए गुजरी। बाहर चमक थी, शोर था, लेकिन अंदर साइलेंस। इमेजिन कीजिए एक हॉल में जिब्रान की पंक्तियां गूंज रही। उस रात वो अपने कमरे में विस्की का गिलास पकड़े सोच रहा है, क्या मेरी आत्मा कभी सचमुच शांति पाएगी? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर की दुनिया आपको सफलता देती लेकिन अंदर से आप अकेले रह जाते? जिब्रान की एक रोचक घटना है। मेरी को लिखे एक पत्र में वो कहता है, अगर मैं तुमसे तो शायद मैं वो लेखक न बन पाऊं जो मैं आज हूं। ये उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट, प्रेम भी चाहिए लेकिन आजादी भी। आज भी कितने लोग कैरियर और रिलेशनशिप के बीच बैलेंस नहीं बना पाते। जिब्रान की कहानी हमें याद दिलाती है कभी कभी सेल्फ एक्सप्रेशन की कीमत पर्सनल सैक्रिफाइसेस चुकानी पड़ती। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये कभी कभी सबसे बड़े लेखक, कवि और कलाकार वो होते हैं जिनका अंदर का दर्द उनके सबसे बड़ी रचना बन जाती। जिब्रान का मानना था, मेरे शब्द मेरी दवा थे और मेरी पीड़ा ही मेरी प्रेरणा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बीमारी और संघर्ष के बीच जिब्रान ने अपने आखिरी साल बिताए और कैसे उसकी मौत ने उसे एक अमर विरासत में बदल दी। अध्याय 7, अंतिम साल और अमर विरासत। इमेजिन की एक कमरे की खिड़की से आती हल्की धूप, टेबल पर अधूरी पांडुलिपि और बिस्तर पर लेटा है एक आदमी जिसकी आंखों में अब भी वही चमक है जिसने लाखों दिलों को रोशनी। मेरे शब्द तो हमेशा जिएंगे लेकिन क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊं? दोस्तों, यही था जिब्रान का अंतिम दौर। शरीर बीमार लेकिन आत्मा अब भी रचना कर रही। बाहर न्यूयॉर्क की सड़कों पर जीवन भाग, लेकिन जिब्रान के कमरे के भीतर समय धीमा पड़ चुका, जैसे घड़ी की अब सिर्फ उसके लिए चलना बंद कर। न्यूयॉर्क 1930, एक छोटा सा मेज पर अधूरी पांडुलिपि, शाही की खाली और बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखों में अब भी वही चमक। लेकिन सालों की मेहनत और अकेलेपन का बोझ जिब्रान को धीरे धीरे, शुरुआत में ये बस दर्द और तनाव कम करने का, लेकिन धीरे धीरे ये एडिक्शन, अल्कोहल ने उसकी लीवर खराब होने की, उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर ने बार बार चेतावनी, अगर तुम नहीं रुके तो शरीर तुम्हारा साथ। लेकिन जिब्रान के लिए रुकना आसान। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सख्त हिदायत दी, लेकिन जिब्रान ने कहा, आराम मेरी आत्मा को नहीं, मेरी आत्मा को शब्द। उसकी राइटिंग्स में अब और भी गहराई आ गई। उसके पोएम्स और पेराज पहले की तुलना में ज्यादा शांत, ज्यादा गूढ़ और ज्यादा आत्मिक हो गए, जैसे वो मृत्यु के करीब आते आते जीवन का सबसे सच्चा रूप देख रहा हो। वो कहता, शब्द मेरे आखिरी सांसों का सहारा,
मेरी हस्कर जो हमेशा उसे उसकी ढाल रही थी, इस दौर में भी उसके साथ खड़ी। उन्होंने आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से जिब्रान का साथ दिया। वो उसे आराम करने के लिए, पर जिब्रान हंसकर टाल दे। वो जानती कि जिब्रान के लिए लिखना ही जीना था। इसके अलावा उसके कुछ और करीबी दोस्त और समर्थक की देखभाल करने की कोशिश, लेकिन बीमारी शराब के कारण लिवर डिजीज ने धीरे धीरे उसके शरीर कमजोर। दुनिया उसके शब्दों से मोहित थी। पोइट ऑफ द सोल कहते थे, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी हर सांस लड़ रहा था। इमेजिन कीजिए, एक तरफ किताबों की दुकान पर द प्रॉफिट बिक रही है, लोग उसकी पंक्तियां पढ़कर प्रेरित हो रहे, और दूसरी तरफ उसी लेखक का शरीर धीरे धीरे मौत की, जैसे दो अलग दुनिया एक ही चल रही। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया जब शरीर हारने लगे लेकिन आत्मा अब भी जीतना? 1923 का साल, एक पतली सी किताब छप, द प्रॉफिट। शुरुआत में ज्यादातर लोग उस पर ध्यान, लेकिन धीरे धीरे ये किताब एक लू की तरह जलने लगी और दुनिया भर में ये शब्द दिलों को एक धीमी लेकिन गहरी क्रांति। 1920 तक द प्रॉफिट इतनी लोकप्रिय हो चुकी कि इस किताब को सिर्फ किताब नहीं माना जाता, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन माना जाने लगा। चर्चा में इसकी पंक्तियां पढ़ी जाती, शादी में दूल्हा दुल्हन के वचनों में इसकी लाइन शामिल हो। एक किताब जो जीवन के हर पड़ाव पर लोगों की साथी बन गई। ओके, मेरे शब्द अब मेरे नहीं, पूरी दुनिया की धड़कन। लोग अब जिब्रान को सिर्फ कवि या लेखक नहीं, वे उसे एक स्पिरिचुअल गाइड कहने लगे। कोई उसे पूर्व और पश्चिम का पुल मानता, कोई उसे आधुनिक युग का संत। उसकी पंक्तियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि जीने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसकी पंक्तियां आपके दिल का हिस्सा बन गई? उसने सिर्फ लेखन, उसकी पेंटिंग भी अब इंटरनेशनल एग्जीबिशन तक पहुंच गई। पेरिस और न्यूयॉर्क की गैलरीज में जिब्रान की कला टंगी थी। लोग कहते, ये आदमी ब्रश से भी वही कहता है जो कलम से कहता है, आत्मा को छू जाता है। जिब्रान की पॉपुलैरिटी सिर्फ मॉडर्न ईस्ट या अमेरिका तक सीमित नहीं रही, अरब वर्ल्ड में भी उसे मॉडर्न अरेबिक लेक्चर्स का वॉइस मानते, मिस्टिक पोइट कहा जाता था। उसकी किताबें कई भाषाओं में ट्रांसलेट होने लगी। धीरे धीरे जिब्रान का ग्लोबल ओरा बन गया, जो सरहदों और धर्मों से परे था। वो हमेशा मेरी कला मेरा चेहरा है और मेरे शब्द मेरी आत्मा। अप्रैल 1931 जिब्रान ने आखिरी जाते जाते उसने इच्छा कि उसका शरीर लेबनान लौटाया जाए, उसी भूमि पर जहां से उसका सफर शुरू हुआ। उसकी मौत के बाद उसकी किताबें और भी तेजी से फैलने लगी। आज द प्रॉफिट दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली एक है। मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ शब्दों के अमर होने। आज भी हम देखते हैं कितने लेखक और कलाकार अपने जीवन काल में पूरी तरह सराहे नहीं जाते, लेकिन उनकी मृत्यु के उनकी रचनाएं दुनिया को रोशनी। जिब्रान की कहानी हमें यही सीख। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिली, शरीर नश्वर है लेकिन विचार अमर। अगर आपके शब्द दिल से तो वे सदा जीते। दोस्तों, ये थे जिब्रान की एक ऐसा कलाकार और दार्शनिक जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपनी कला और लेखन से प्रेम कर। अगर जिब्रान की ये यात्रा आपके दिल को, तो इसे जरूर अपने दोस्तों और परिवार, क्योंकि हो सकता है किसी को इसी से रोशन। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।